अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आलमी सियासी मंजरनामे पर एक निहायत अहम और गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है, जहां गजा में जारी इंसानी, अलमी और नाजुक जंग बंदी के पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कायम किए गए बोर्ड ऑफ पीस ने आलमी सिफारतकारी में नई बहस छेड़ दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा के लिए कायम किए गए मुतनाज़े मगर बासर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को शमूलियत की दावत और फिर पाकिस्तान का इस दावत को कबूल करना बज़ाहिर एक सिफारती पेशरफ्त दिखाई देता है, मगर इसके पस मंजर में कई संजीदा सवालात जन्म ले रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जो खुद शदीद मुआशी दबाव, IMF की शराइत और माली बहरान से नबरदाजमा है, वो इस बोर्ड की मुस्तकिल रुकनीत के लिए ज़ेर बहस $1 अरब फीस जैसे मुतालबे को कैसे पूरा कर पाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान, UAE, तुर्की, मराकेश और हत्ता के इसराइल की एक ही फोरम पर मौजूदगी जबकि 70 ममालिक को दावत दी जा चुकी है, इस समर की तरफ इशारा करती है कि आलमी ताकतें एक नए सिफारती फ्रेमवर्क की तश्कील की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में यह सवाल भी अहम हो जाता है कि आया भारत जैसे इलाकाई हरीफ की शमूलियत इस बोर्ड के तवाज़ुन को किस सिमत ले जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे की हिमायत क्या वाकई पाकिस्तान के देरीना उसूली फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ से हम आहंग है? और मज़ीद ये कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा या OIC के मुतबादल के तौर पर देखने की खबरें ट्रंप की तरदीद के बावजूद आलमी निज़ाम में इदारा जाती कमज़ोरियों की अलामत तो नहीं? ऐसे वक्त में जब जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमले जारी हैं, अमन मंसूबे के अगले मरहले की अफादिया, ट्रंप का G7 इजलास में शिरकत से इनकार और पाकिस्तान की इस शमूलियत के दाखिली और इलाकाई सिफारती असरात सब मिलकर ये सवाल पैदा करते हैं कि अगर ये बोर्ड नाकाम हुआ तो इसकी कीमत एक बार फिर फ़लस्तीनी कॉज और पाकिस्तान की सिफारती साख को तो नहीं चुकाना पड़ेगी। इन्हीं पर बात करेंगे। जी, हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब, और इसके साथ साथ डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा, आपसे हम आगाज़ करते हैं। सर, ये जो ट्रंप की जानिब से गजा में अमन के लिए कायम किए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को जो शमूलियत की दावत दी गई है और पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए इसकी तस्दीक भी कर दी है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इसका क्या इफेक्ट आने वाले दिनों में आपको नजर आता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि दुनिया में इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स होती हैं, जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होते हैं, उसमें आप हिस्सा लेते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं समझता हूँ, देखें, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उस पर वो बहुत सारे मुल्कों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारा जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम तो शुरू से देख रहे हैं कि गजा की रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट के अंदर हमारा किरदार होना चाहिए। सबसे पहले गजा का जो बुनियादी मसला है, वहाँ पे जो कत्लो गारत इजराइल कर रहा था वो बंद हो, जो जेनोसाइड हो रहा था उसको बंद करवाने में पाकिस्तान का किरदार है। और सबसे बढ़ के ये भी कि हमने तो देखें, ये बहुत लोग कह रहे हैं जी कंट्रोवर्शियल बोर्ड है, कंट्रोवर्शियल बोर्ड है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जिसको कहा जाए कि ये कंट्रोवर्शियल है। ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसके अंदर पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा, रोल प्ले करना चाहिए। हमने बड़े क्लियरली कहा है कि जो फ़लस्तीनी लोगों की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसने हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। और अभी भी आप देख लें, जो इजराइल ने जेनोसाइड किया, पाकिस्तान ने हमेशा एक्सपोज किया इजरायली लीडरशिप को, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, उसको एक जिस हवाले से जेनोसाइड करने वाला पाकिस्तान ने कहा है। तो ये बात कहना कि हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कभी भी नहीं। और हम वहां पे जाके कोई हमास को डीमिलिटराइज नहीं करने जा रहे, हम कोई ऐसे किसी इनिशिएटिव का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे जिससे फलस्तीन का जो कॉज है वो कॉम्प्रोमाइज हो। हमारा सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटिव जो है वो फलस्तीनियों की जिंदगियां में जो बेहतरियां आएंगी वो उस पे हमें अपना पार्टिसिपेट करना है और हम जो कर सकते हुए, और सबसे बढ़ के और भी दुनिया के मुसलमान मुल्क ये कीजिएगा। आपने कहा कि इस बोर्ड के कंट्रोवर्शियल के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं, तो सर वो शायद इस वजह से कर रहे हों कि इसराइल ने इस बोर्ड में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है, तो एक जालिम, एक कातिल का इस बोर्ड में शामिल होना, क्या ये इस चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाता आपके ख्याल में? आप इमोशनल जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन वो पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट तो है ना। अब अगर एक ग्रुप जो है, एक मुल्क जो है, वो यूनिलैटरली, सिंगल हैंडेडली
जिस अंदाज से जेनोसाइड कर रहा था उसको रोका गया है। तो देखिए उसको रोकने को भी तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर गजा के अंदर इस वक्त अमलन किसका कंट्रोल है? भाई इजराइल का ही कंट्रोल था ना, उसी की फोर्सेस मौजूद थी। तो ये अगर कहेंगे कि आप उसको बोर्ड में नहीं होंगे, वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? सो मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर आप देखें पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी तो इजराइल की फौज जाती है, यूएन के अंदर भी तो वो मेंबर हैं। तो मैं समझता हूँ कि असल चीज है कि हमारा आउटकम क्या है, हमें कंक्लूजन क्या निकालना है। आउटकम ये है कि फलस्तीनियों की जिंदगियां बेहतर हों, गजा का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे सामने आए, जेनोसाइड रुके, इजराइल को रोका जाए कि वो ये जो बर्बरियत कर रहा था ना करे, और डिप्लोमेसी को सहारा दिया जाए, डिप्लोमेसी को सपोर्ट किया जाए, और पाकिस्तान बाकी मुल्कों के साथ मिलके अपना एक किरदार अदा कर सके। मेरा ख्याल है ये मकसद है, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक दुनिया और पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा। अदरवाइज पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ऑन पैलेस्टाइन वो बड़ी क्लियर है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, टू स्टेट सोल्यूशन। हम हमेशा ये कहते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, इस पे कोई कंप्रोमाइज किसी किस्म का नहीं है। सो मेरा ख्याल है इसके ऊपर ना तो कोई बहस होनी चाहिए, ना इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। और हमने ये गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका काम कोई हमास को डीमिलिटराइज करना नहीं है। तो हमारा तो जो काम है हम वो अपना काम करेंगे, एक इनिशिएटिव है। अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनते तो वो जो मर्जी करते रहेंगे, आपको उसका हिस्सा तो बनना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप जितना किरदार अदा कर सकें वो करें। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर शाजिया, इसराइल ने पहले इस बोर्ड ऑफ पीस को आपको पता है कि मुस्तरद कर दिया था, फिर अचानक उसे क्या याद आया कि उसने इसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी है। वो अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ उनका इसमें ट्रिक था कि पहले मुस्तरद किया जाए ताकि ये तासुर आए कि जैसे कि इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए कोई ऐसी बात कर सकता है कि इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए? नहीं, इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो अमेरिका खुद कर रहा है ना, अमेरिका इस जेनोसाइड के अंदर पार्टी है। मुझे लगता है आज हमारी जो डिस्कशन है कि पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो अपनी जगह पे एक बड़ी डिबेट है जिसको ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले ये है कि ये हो क्या रहा है? हम बात तो तब कर पाएँगे जब हमें पता होगा कि क्या हो रहा है। तो हमारे सामने तो ये हकीकत है कि जी एक पीस प्लान है जिसकी 6-7 कॉपियाँ मार्केट में हैं, कोई कहता है हम इसको मान के आए हैं, कोई कहता है हम इसको मान के आए हैं और उसके बाद गज़ा के पीस प्लान का फ़ेज़ 1 जो है वो शुरू हो जाता है। और ट्रंप ऐलान करते हैं कल और परसों के जी फ़ेज़ 1 गज़ा के अंदर कंप्लीट हो गया, अब हम फ़ेज़ 2 के लिए जा रहे हैं और फ़ेज़ 2 के मरहले पे हमने एक बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है। अब बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ना किसी ने पूछा है कि फ़ेज़ 1 क्या था और वो कंप्लीट कैसे हुआ और फ़ेज़ 2 क्या होना है और उसमें हमने करना क्या है? और फिर फ़ेज़ 3 जो है वो क्या होना है, कुछ 6-7 फ़ेज़ेज़ पे बात हुई है। तो कल तक जो है वो पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफ़िस से जो ख़बर आई थी वो ये कि जी हम इसका फ़ैसला पार्लियामेंट में करेंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है ये बहुत ही केओटिक सिचुएशन है, इसका मसले का हल जो है वो यही है कि हम इस मसले में बराह रास्त शामिल ना ही हों तो बेहतर है। तो फिलहाल हम ट्रंप के इताब से भी बच जाएँगे और इसको पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। अगर सब स्टेक होल्डर्स कहते हैं जी चले जाएँ तो चले जाएँगे। लेकिन आज फिर खबर आई है कि डेवोस में हमने भी एग्री कर लिया है और तुर्की ने भी एग्री कर लिया है कि हम जा रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये बहुत वेग है, ये बहुत एम्बिगुअस है और इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास बाहर नहीं है। और चूँकि हमारे पास बाहर नहीं है, तो फिर हम सवाए टामक-टोहियाँ मारने के और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होना है। यही मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि अगर हम वहाँ पे शमूलियत के लिए जाते भी हैं, तो हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर को बायपास कर रहा है। वो इसके बारे में ढके-छुपे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, फिर कभी मानते भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसने कुछ भी नहीं किया, तो अब दुनिया को जो है वो मल्टीपोलैरिटी के साथ जो है वो ऐसे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाने चाहिए जो कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करे। तो अगर ये ऐसा ही कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, हम तो हमेशा से कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो डिफंक हो गया हुआ है, जिसको आपने ही कर दिया हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पे 56-57 ममालिक लेकर वहाँ जा रहे हैं, जिसमें जो बोर्ड के ऊपर जो ख़ास नुमाइंदे हैं, वो सिलिकॉन वैली के
जो जायंट्स हैं, फिर उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, फिर टेक के लोग हैं, और साथ में आप चाह रहे हैं कि जी बाकी ममालिक भी इसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए चले जाएँ। तो चले जाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ जाके करना क्या है। लेकिन मेरा ये ख़्याल था कि हमें इस चले जाने में जंप करने से पहले थोड़ा रुक लेना चाहिए था। हमारा स्टांस ठीक था जब हमने ये कहा था कि हम पार्लियामेंट में जाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि बात फिर वही है कि हम अगर फ़लस्तीन की रियासत का स्टांस भी अपना रखना चाहते हैं, हम अगर हमास को मिलिटराइज़ भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये दोनों चीज़ें तो उसके मैंडेट में होंगी ही। तो फ़लस्तीन की रियासत जब ज़मीन पे कायम करने की बात आएगी, तो चंद नुक्तों के अलावा हमें कुछ और मिलेगा ही नहीं वहाँ। और जिस रिलीफ़ की हम बात कर रहे हैं, मैं इस प्लान की, जब ये पहले मंज़र-ए-आम पे आया था, मैं इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट थी। मेरा ख़्याल था कि कुछ फ्रेंडली फेसेस वहाँ जाएँगे, कुछ हम शायद वहाँ पे कर पाएँ। लेकिन अगेन हमने बहुत दुरुस्त स्टांस लिया था कि जब तक यूनाइटेड नेशन का मैंडेट नहीं होगा, हम अपने फौजी नहीं भेज सकते। और आज हमें नहीं पता कि हमारे सिविलियन वहाँ जाएँगे या अब सिर्फ़ पाकिस्तान उस बोर्ड में शामिल हो गया है। गॉड नोज़ उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि फ़ेज़ 2 पे तो रिकंस्ट्रक्शन होनी थी, फ़ेज़ 1 जो है उसके अंदर वॉर रुकनी थी, जेनोसाइड रुकना था। तो ना तो फ़ेज़ 1 में वॉर और जेनोसाइड रुका। अब फ़ेज़ 2 के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है, वो क्या होनी है, किसने करानी है? तो मेरी मेरी अर्ज़ ये है कि हमें ख़ास तौर पे मीडिया को और एकेडेमिया को प्रॉपरली ब्रीफ़ कर दिया जाए कि जी। अगर हम एज़ अ स्टेट किसी चीज़ के लिए एग्री करके आ गए हैं, तो वो है क्या? अगर तो वो वही है जिसको मैक्रोन कह रहे हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा, जर्मनी कह रहे हैं जी हम नहीं जाना चाह रहे, चाइना कह रहे हैं, उनको बुलाया तो वो कह रहे हैं जी हमने होल्ड पे डिसीज़न रखा हुआ है, रशिया कह रहा है जी मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। तो हमें इतनी जल्दी, हम समझ सकते हैं हम मिडल पावर हैं, हम इतना प्रेशर, और ये हालात भी ठीक नहीं है कि हमें ट्रम्प के सामने खड़े हो जाना चाहिए, जहाँ वो मैक्रोन की और रुते की और शोल्ड की सामने खड़ा करके उनको ज़लील और ख़्वार कर रहा है। हमें बिल्कुल तोपों का रुख अपनी तरफ नहीं कर देना चाहिए, हालात भी साज़गार नहीं है, मैं ये समझ सकती हूँ, इतना फ़हम हर बंदे में है, हमें बिल्कुल अपनी तरफ मुँह नहीं करा लेना चाहिए था। तो अगर ये सिर्फ़ उन तोपों का रुख अपनी तरफ ना करवाने के लिए कि है कि जी हम हैं, तो ठीक है, ये भी एक सही मूव हो सकता है। लेकिन अच्छा, हम जैसे लोग जब इस पे बात करने डॉक्टर के लिए शाज़िया ये बैठे भी हुए अर्ज़ हैं। कीजिएगा। डॉक्टर शाज़िया ये बताइएगा, जैसे कि पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है फ़लस्तीन पर, इसराइल पर भी, और आपको पता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। लेकिन एक ऐसे फोरम में पाकिस्तान बैठेगा जहाँ पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी है। आपको पता है ना कि जब वो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर के लिए नेतन्याहू आते थे तो बहुत से इस्लामी ममालिक के सरबराहान जो है उसका बायकॉट कर देते थे, बशमूल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के। तो ये एक फोरम में जब सब लोग इकट्ठे बैठे होंगे, एक फोरम को शेयर करेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इससे आगे कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, इससे कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ब शेयर करने की जहाँ तक बात है, तो सब पार्टी है ना, स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपके दोस्त भी, दुश्मन भी सब बैठते हैं मेज़ पे। इसराइल बैठे, इसराइल एक स्टेक होल्डर है, एक पार्टी है, उसने बैठना ही है। लॉजिकली उसके बैठने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से कुछ निकल नहीं सकता। इसमें से इसलिए कुछ नहीं निकल सकता कि इसमें आधे तो इस्लामी ममालिक, आधे नहीं तो चलें 1 क्वार्टर आप ऐसे समझ लें, उनके करीबो-जवार और पड़ोस में ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल विल ही नहीं। जिनमें से ऐसी-ऐसी खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो ज़मानों से इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो मान के बैठे हुए हैं, और बाकायदा इस जेनोसाइड की एडिंग और अबेडिंग भी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम और क्या शर्मनाक हकीकतें जो हैं वो लोगों के सामने बताएँ। उम्मत मुस्लिमा की बात होती। तो अब इस जेनोसाइड पे भी अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे, तो शायद फिर इसका बोझ हमसे हमसे ढोया नहीं जाएगा। अपने कॉन्शियस पे नहीं ढोया जाएगा। तो बैठने में कोई हर्ज नहीं है। लॉजिकली बैठने में किसी भी पार्टी से कोई हर्ज नहीं है, पर बैठकर आपने करना क्या है? पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस था। आप हमें बताएँ कि मैंडेट क्या है? अगर हमास को डिसआर्म करना है, तो हमास एग्री किया था कि मैं वॉलंटरीली फॉर द सर्टेन पीरियड डिसआर्म हो जाता हूँ। तो अब अगर किसी के पास कोई मैंडेट नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि फ़ेज़ 2 है क्या, तो वहाँ पे क्या फिर ट्रम्प का रिविएरा ही बनना है ना? और ट्रम्प इसको कर क्या रहे हैं? ट्रम्प इन द ब्रॉडर सेंस जो एक यूनिपोलर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो आईसीसी को नहीं मानते, उसको सैंक्शन कर रहे हैं उनके जजेस को। यूनाइटेड नेशन में जो फ्रांचेस्का एल्बनीज़े जैसे कैरेक्टर हैं, उनको सैंक्शंस कर रहे हैं। यूरोप में मीडिया सैंक्शन हो रहा है, मीडिया पर्सनल जो हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं सिर्फ़ जेनोसाइड पे बात करने के लिए। तो हो ये रहा है कि जो यूनिपोलर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये खुद ही लोग जो हैं, वो ढा रहे हैं। हम अगर करें तो बात भी है, हम तो ज़मानों से कहते आ रहे हैं जी ये डिफंक हैं, ये हमारा खून चूसते हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ जहन्नम बनाई हुई।
अब ये खुद ही उनको मलबे का ढेर बना रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशन जिससे मेरी रिजेंटमेंट तो कोई तुक बनती है, इनकी क्या रिजेंटमेंट है यूनाइटेड नेशन से? ट्रंप यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे को बायपास कर ये क्यों कहते फिर रहे हैं कि मेरी अपनी पर्सनल मोरालिटी है और मेरे रूल हैं और दुनिया में कोई रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है। तो उसमें अब मैक्रोन ने कहा है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनता तो उसकी बेइज्जती हो रही है। जर्मनी के जो है शोल्ज ने कहा है मैं इसका हिस्सा नहीं बनता तो उसकी टिका के बेइज्जती हुई है। बाकायदा बेइज्जती से मुराद मैं ये लफ्ज़ मीडिया पे इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकायदा प्रैक्टिकली जिसे हम अपनी लोकल टर्म में कहते हैं। जी। तो अब अगर ये हालात हैं, उसमें किसी ने नेविगेट तो करना है, तो नेविगेट हम करने के मास्टर हैं। एज़ अ पाकिस्तान, एज़ अ स्टेट हमने ठीक। नेविगेट कर लिया है। लेकिन हमें क्लैरिटी चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ एग्री करके आ गए हैं, जिसमें सही। हम 1 दिन पहले तक इतने रिलक्टेंट थे कि कह रहे थे कि इसको पार्लियामेंट में जाना चाहिए और हमारे फ़हम और अकल में था कि ये सारे का सारा एक फ़साड है, धोखा है, ठीक है, आपके ख्याल हिपोक्रेसी में है। मज़ीद क्लैरिटी की इसमें कुछ ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अज़ीम डॉक्टर शाह साहिब, आपने हमें वक़्त दिया। डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ मौजूद थे और असल सवाल तो यही है कि अगर ये बोर्ड जो है वो नाकाम हो जाता है, तो पाकिस्तान की सिफारती साख पर इसका क्या असर पड़ेगा और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन कॉज़ है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी तो बहुत लम्हे बाकी हैं, कुछ मज़ीद क्लैरिफ़िकेशंस जो हैं वो दरकार हैं और देखना होगा कि इसमें मैंडेट क्या है। इस पर हम लम्हा बलम्हा नज़र भी रखेंगे, आपको आगाह भी रखेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। अब कुछ बात की जाए सियासी मंजरनामे की, तो जनाब कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे इख्तिलाफ की ताज़ा तकर्रीर ने जहाँ सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया है, वहीं ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या पार्लिमानी फोरम से की जाने वाली ये गुफ्तगू वाकई मुफाहमत का रास्ता हमवार कर पाएगी या महज महाजराई को मजीद गहरा करेगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर मुसलसल तनकीद का सामना है और महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जैसे रहनुमाओं की इमरान खान के हक में नामजदगी ने सियासी बहस को नया रुख दे दिया है, तो दूसरी जानिब ये हकीकत भी अपनी जगह कायम है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात की मरकजी क़यादत जेलों में है और बानी PTI से मुलाकात पर तवील पाबंदियाँ आयद हैं। ऐसे हालात में स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देना क्या सियासी जुर्रत है या फिर एक मजबूरी? अगर आने वाले दिनों में महमूद अचकज़ई की इमरान खान से मुलाकात मुमकिन हो जाती है, तो क्या अपोजिशन इत्तेहाद 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल पर नज़रसानी कर सकता है? और वो सियासी डायलॉग जिसे कभी जमहूरियत का हुस्न कहा जाता था, आज हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए गैर संजीदा क्यों हो चुका है? इन्हीं सवालात और मुमकिन रास्तों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर और सियासी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे इख्तिलाफ की तकर्री भी हो गई है, क्या अब हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि सियासी टेम्परेचर जो है वो कुछ कम हो सकेगा और मामलात आगे बढ़ सकते हैं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस किस्म की तकर्रियाँ होती हैं जिसमें कि हुकूमत एक्नॉलेज करती है अपोजिशन को, इसके नतीजे में टेम्परेचर में एक बेहतरी तो आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मुतालबा करते हैं। देखें, इस वक्त जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो जेल में है और जेल में है और जेल में होने के बाद उनके ऊपर पाबंदियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की बात भी कर रही है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता भी नहीं बना रही। लिहाजा खाली ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाना और वो भी जिनके बारे में ये भी तासुर हो कि उनके तकर्रुर के अंदर जो है हुकूमत की जो आशीर्वाद है वो भी शामिल है, तो खैर इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के वक्त जो अपोजिशन की डिमांड होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उनकी जेल में बंद क़यादत जो है उसके साथ डायलॉग का रास्ता बनाया जाए, ना कि जेल से बाहर मौजूद क़यादत जो है वो जेल में मौजूद क़यादत से मुलाकात के बाद जो है मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इज़हार करे या जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त के हालात जो हैं उसके अंदर ऑपोजिशन, एक तो वो ऑपोजिशन है जो जेल में है और एक वो ऑपोजिशन है जो अवाम में है। दरमियान में जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं या वैसे जो सियासत के अंदर मौजूद लोग हैं वो अपना वेट खोते जा रहे हैं और बैन ही खुद पार्लियामेंट भी जो है वो भी उसकी रेलेवेंस कम होती जा रही है। अब डायलॉग जो है वो पार्लियामेंट से निकल के पब्लिक तक जाने की रास्ता मांग रहा है।
अब अगर आपने डायलॉग करना है तो अगर आप लीडरशिप को जो जेल में है उसको नहीं इन्वॉल्व कर सकते, तो फिर आपको अब सड़क पे मौजूद पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व करने पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो दुरानी साहब ताकि सर अर्ज एक कीजिएगा, कूलिंग अगर इफेक्ट। ये मामला जो हैं वो सड़क पर तय होने हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने महीनों से क्यों ये मुतालबा कर रही थी कि महमूद खान अचकजई या अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया जाए? अब तो वो बन भी चुके हैं, तो क्या पार्लियामेंट से कोई रास्ता नहीं निकलता? अब भी कोई उम्मीद पार्लियामेंट से आपको नजर नहीं आती? देखिए, पार्लियामेंट से रास्ता तो एक निकलता है, और वो ये है कि पार्लियामेंट का एक इदारा सदर है, और दूसरा जो है वो वजीर आजम है, और खुद जो PMLN की क्यादत मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ये खुद तीन इदारा जाती हैसियत रखने वाले अफराद हैं। जी। अगर ये चाहें तो ये जेल के अंदर मौजूद क्यादत के साथ मुज़ाकरात को इनिशिएट कर सकते हैं, और हमेशा ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि जेल में मौजूद क़यादत को छोड़ते हुए बाहर जो मौजूद क़यादत है, पूरे यकीन से कह सकता हूं कि अपोजिशन की लीडरशिप, वो इमरान खान हो या दीगर लोग हों, वो कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे अगर हुकूमत उन्हें ऑफर करे। हाँ, वो डील करने के मूड में नहीं है, और उन्होंने डील करनी भी नहीं है। लिहाजा अगर वो चाहे कि किसी को बीच में डाल के हुकूमत चाहे वो किसी डील तक पहुंच जाएंगे, तो ये कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है जिसमें किसी ब्रोकर को डाल के वो कोई डील तक पहुंच सकेंगे। इसमें उन्हें जो भी डायलॉग करना पड़ेगा वो जेल में मौजूद क़यादत से ही करना चाहिए, उसी से ही करना पड़ेगा। जब वो उससे करेंगे तो एकदम से माहौल जो है उसके अंदर एक तल्खी कम होना शुरू हो जाएगी। और अभी भी आप देख लें, जो CBMs किए हैं, कराची के अंदर किया है, लाहौर में किया है, KPK में माहौल को थोड़ा कूल किया गया है। इवन ये अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी जो है, इसने भी माहौल के अंदर एक कूलिंग का इफेक्ट पैदा किया है। लेकिन जो डायरेक्शन है कूलिंग की, वो उस वक्त पॉजिटिव हो जाएगी जब आप इन इन मुज़ाकरात को जेल के अंदर मौजूद लीडरशिप तक ले जाएंगे और अच्छा उनको दुरानी साहब, एंगेज जब आप करेंगे, तो ये आप बात करते हैं कि इन मुज़ाकरात को जेल के अंदर जो मौजूद लीडर्स हैं उन तक लेकर जाएंगे, तो आपकी मुराद अडयाला जेल है या फिर कोट लखपत जेल है? मेरा तो ख्याल है अडयाला और कोट लखपत दोनों जेलों, देखें, जब भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए थे, उन्होंने जेल में मौजूद बेशुमार लीडरों को रिहा किया था। उन पे जनाब भैंस चोरी से लेके दहशतगर्दी तक के मुकदमात थे, उन सब में से उनको निकाल के उनको सामने बिठाया। तीन कायदीन को सामने बिठाया। इसी तरह से अब भी आप 3-4 कायदीन को, कोई कोई अडयाला से और कोई लाहौर से, उनको कोट लखपत से लाके उनको वहां बिठा के जब वो आपस में मिल बैठेंगे तो मुज़ाकरात के लिए बेहतर रास्ते बनेंगे, तो वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। और ये जो NDC, नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो इनिशिएटिव लिया, वो भी यही था कि यार, आप जितने सीनियर क़यादत है PTI की, वो जेल में पड़ी हुई है, ठीक है, उन पे मुकदमात हैं, अक्सर ने मुकदमात का बहुत बहुत टाइम जो है गुजार भी लिया है। अब उनको आप डायलॉग के अंदर एंगेज करें, और उनकी एंगेजमेंट जो है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव पैदा करेगी। दूसरी एक और चीज भी जो बड़ी जायज मुतालबा है कि डॉक्टर साहिबा हैं, बुशरा बीबी हैं, जो कि जेलों के अंदर खवातीन मौजूद है, इनको अगर रिहा किया जाता है तो उससे भी एक बहुत ही कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा और एक अच्छा माहौल बनेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त डायलॉग डायलॉग और डायलॉग ही मसले का हल है। और इस डायलॉग के जरिए, जो अगर ये डायलॉग पार्लियामेंट में नहीं हो सकेगा, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, इसको हम पब्लिक में ले जाएंगे, और पब्लिक के अंदर मौजूद क़यादतें और पब्लिक के अवाम खुद जो है, वो इस डायलॉग के अंदर शरीक होके इसके लिए रास्ते भी निकालेंगे और इसके लिए बातचीत तो भी दुरानी करेंगे। साहब, अभी सूरत हाल तो ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी हुई है, स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, पहिया जाम हड़ताल की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर महमूद खान अचकजई इस ख्वाहिश का इजहार करें कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि उन्हें फैसिलिटेट कर सके? और अगर ये मुलाकात हो जाती है तो फिर क्या 8 फरवरी की कॉल जो है वापस ली जा सकती है? देखिए, मुझे तो मुलाकात के रास्ते में हुकूमत के आगे कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत जब चाहे मुलाकात करवा सकती है। मुलाकात नहीं करा सकती तो घर चली जाए। मतलब अगर कोई इतनी मजबूर है, महज हुकूमत है कि वो अपने ही कैद में मौजूद किसी फर्द से
ऑपोजिशन की मुलाकात नहीं करा सकती तो फिर उन्हें घर चले जाना चाहिए। और अगर वो मुलाकात करवाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुलाकात से भी मसला हल नहीं होगा। और जहां तक सवाल है पहिया जाम हड़ताल और बहुत बड़ी बड़ी टॉल क्लेम्स की, मैं कहता हूं कि ऑपोजिशन को इस वक्त जितने भी एक्शंस करने चाहिए वो पॉलिटिकल एक्शन करने चाहिए और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करने चाहिए और कानून को हाथ में लिए बगैर करना चाहिए। उसी सूरत में उनकी तहरीक जो है वो एक मोमेंटम, कराची में वो गए हैं, उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया तो अच्छा माहौल बना है। इसी तरह बाकी जगहों पे भी अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो उससे माहौल के अंदर बेहतरी आएगी और उनके लिए मजीद रास्ते खुलेंगे। अगर वो टकराव की तरफ चले जाए, खुदा न खास्ता 8 फरवरी को किसी किस्म का कोई टकराव होता है, कोई जानी नुकसान होता है, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वर्कर और पीछे हट जाएगा। और हमारा जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर जो है वो वोट में तो असर्ट करता है और उसने किया है 8 फरवरी को, लेकिन उससे अगर आप चाहेंगे कि वो सड़कों के अंदर, सड़कों के ऊपर जो है स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े, उसमें इतनी सख्त नहीं है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि ऑपोजिशन के पास जी। सबसे बड़ा हथियार जबान होती है और हुकूमत के पास तो डंडा भी होता है, पुलिस भी होती है, जेल भी होती है, सजा भी होती है, मुकदमे भी होते हैं, सब कुछ होता है। जी। तो इसलिए हुकूमत जो अपोजिशन ने करना है वो तो जबान से ही कर सकती है और इन्हें चाहिए कि वो अपनी जबान को वो गोयाई दे जिसका कि इफेक्ट पब्लिक पे हो और उसमें पब्लिक इश्यूज को शामिल करें। ठीक है। सिर्फ आगे बढ़े। अवाम की जो गिरफ्तारी हुई है, महंगाई के कैद में गिरफ्तार है अवाम, जो है वो गुर्बत की कैद में गिरफ्तार है, खते गुर्बत से नीचे बेरोजगारी की कैद में गिरफ्तार है, उनकी रिहाई के लिए भी कुछ रास्ता निकालें। ठीक है जी, उसके बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मोहम्मद अली आपने दुरानी। रास्ता तो बता दिया है, लेकिन इस रास्ते को फॉलो किसने करना है? ना तो अपोजिशन इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, ना तो हुकूमत जो है वो इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और किसानों के हवाले से हम देखें तो साल में कुछ माह ऐसे ज़रूर होते हैं जब हुकूमत के साथ किसानों के मामला ज़ेरे गर्दिश रहते हैं और ख़बरों की जीनत भी बनते रहते हैं। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद कहलाने वाला किसान आज भी हर फसल के साथ एक नई बेयकीनी का सामना करता है, जहां मौसमियाती तब्दीलियां हैं, पानी की कमी, महंगे ज़रूरी मुदाखिल और पुरानी तकनीकें हैं। इसके साथ साथ जो गैर मुस्तकिल हुकूमती पॉलिसियां हैं उसकी मेहनत को दाव पर लगा देती हैं। ऐसे हालात में जब ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश ख़तरात बढ़ रहे हैं, हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम पॉलिसी 2026 की मंजूरी और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन एक अहम कदम के तौर पर सामने आया है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से 25 लाख मेट्रिक टन तक गंदम खरीदी जाएगी और किसान को 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से 100% मुआवजा मौके पर देने का वादा किया गया है और स्ट्रेटेजिक ज़खायर का नया निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया गया है। ताहम असल सवाल यही है कि क्या ये पॉलिसी किसान के एतमाद को बहाल कर पाएगी? क्या निजी शोबे की शमूलियत किसान के मुफाद में साबित होगी? क्या ये पॉलिसी वाकई किसान को उसकी बढ़ती लागत का पूरा इजाला दे सकेगी? और क्या माजी की तरह अमल दरामद ही इस पॉलिसी की कामयाबी या फिर नाकामी का असल पैमाना साबित होगा? प्रोग्राम के इसी हिस्से में जी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन किसान चौधरी खालिद हुसैन बाट साहब ने। बाट साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बाट साहब, अब तो हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम पॉलिसी 2026 की मंजूरी भी दे दी गई है, इसका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? जी, बहुत शुक्रिया खासकर आपका और सुनो का, जो हमेशा से किसानों की आवाज़ बुलंद की आपने। जैसे आज आपने और सब लोगों ने देखा कि 2026 की गंदम की खरीदारी की पॉलिसी का ऐलान किया, तो इसी तरह 2024-25 में भी ऐलान हुआ था, 26 में भी ऐलान हुआ, लेकिन तीसरा हमारा सीजन है गंदम का, तीसरा। जो हमारी 2022 में 4000 रुपये मन बिकी, उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई या दूसरी गवर्नमेंट आई तो हमारी गंदम जो है नहीं खरीदी गई, जिसकी वजह से 2500 से लेके 2700 रुपये मन बिकी, जबकि हमारी कास्ट उस वक्त से 35 से 4000 थी। फिर अगला साल आ गया, उसमें सीएम पंजाब साहब ने तकरीर की कि किसानों आप गंदम काश्त करो, मैं आपका हक नहीं रखूंगी। हमने खुश हुए कि चलो पिछले साल नुकसान हो गया, इस साल सीएम पंजाब साहब का ये जो बयान है ये किसानों के लिए खुशैन है और हो सकता है कि इस साल गंदम का रेट किसानों को मिले। लेकिन बदकिस्मती से उस साल से भी इस साल जो पिछला साल 2025 गुजरा है
उसमें किसानों ने अपनी गंदम 1700 1800 रुपए मन बेची। कोई गंदम खरीदने वाला नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट पंजाब ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं और उनको हम 100 अरब रुपए लोन भी दे रहे हैं, वो आपसे गंदम खरीदेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो प्राइवेट सेक्टर या कोई शख्स ऐसा नहीं था जो हमसे आके गंदम खरीदे। हमारी गंदम एक तो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो गंदम हमारे पास स्टॉक पड़ी थी, वो बारिशों की वजह और सैलाब की वजह से आपको पता है कि पूरे के पूरे गांव उसमें बह गए और हमारी गंदम भी जाया हो गई। जी। अब ये जो गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट सेक्टर 15-3500 रुपए मन खरीदेगा और 25 लाख मैट्रिक टन खरीदेंगे। पिछले सालों में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाती थी। पास्को अलग खरीदता था, सूबे अलग खरीदते थे, लेकिन इतने कम 25 लाख मैट्रिक टन, जबकि 1 करोड़ 60 लाख गवर्नमेंट कहती है इस एकड़ पे गंदम काश्त हुई है। लेकिन हम उसका भी गवर्नमेंट का जो कहती है हम नहीं मानते। गंदम एक 35 से 40 लाख एकड़, 1 करोड़ 35-40 लाख एकड़ से ज्यादा काश्त नहीं हुई, जी। जिससे गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना होगा। जिस तरह अभी सामना है आपके सामने, आज मैं बलूचिस्तान में हूं, अल्लाह गवाह 6000 मन गंदम बिक रही है। इसी तरह केपीके में 6500 मन गंदम बिक रही है। कराची 6000 है। लेकिन पंजाब में ऐसा है कि गवर्नमेंट जब डीरेगुलेट कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि किसानों हम गंदम नहीं खरीदेंगे, आप बेच लो, उसके बाद आपने सूबाबंदी क्यों की? आपने सूबाबंदी कर दी, डीसी के तहत लेकिन प्रेशर लेकिन किया, भाट साहब, मुख्तलिफ अगर तरीकों इसको से डीरेगुलेट आपको किया जा पता भी रहा है जी। और अगर ओपन मार्केट में कीमत 3500 से कम हो जाती है, तो क्या फिर गवर्नमेंट 3500 तक की जमानत आपको देती है इसमें, इस पॉलिसी में? नहीं देती ना, यही तो बात है, नहीं देती। हम ये कहते हैं कि आपने डीरेगुलेट करके हमें हमारा तबाह बर्बाद कर दिया। गंदम को डीरेगुलेट इसलिए नहीं कर सकते कि ये मुल्क की गजाई किल्लत को पैदा कर पूरे करती है। किसान को जब आप साथ नहीं खड़े होंगे तो किसान गंदम काश्त कम करेगा, जिससे मुल्क की हम गंदम की शार्टेज हो जाएगी। जिस तरह आपने पिछले साल आपने देखा है, 2 साल पहले जो गंदम बाहर से मंगवाई गई और कितने में मंगवाई गई और किस तरह की गंदम थी वो। तो हम गवर्नमेंट को ये बार बार कहते रहे, फेडरल गवर्नमेंट से भी, पंजाब गवर्नमेंट, बल्कि सिंध केपी के सबको कहा कि खुदा के वास्ते गंदम पर रहम करें। गंदम से किसान कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पहले बड़ी मुश्किल से अपने वो अखराजात निकाल के थोड़े से पैसे कमाता है, ये मुल्क की गजाई किल्लत पूरा करेगी। लेकिन बदकिस्मती से आज आप देखिए गंदम शार्ट है, गंदम नहीं मिल रही। जो रिजर्व हमारे पास फेडरल पास्को के पास पड़ी थी 5 लाख मैट्रिक टन, पंजाब गवर्नमेंट ने ले ली। 1 लाख 25 मैट्रिक टन जो है ना केपी के ले रहा है, और अभी भी 3 से 4 महीने गंदम की फसल को बाकी हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि किसान से 1800 का मन खरीदा, आज वही मन 6000 का बिक रहा है। ना गरीब किसान को फायदा हुआ। आज कोयटा में रोटी आप देखें, मैं आज कोयटा में हूं, तो हम 29 को हड़ताल भी कर रहे हैं। तो जुल्म ये देखें कि किसान से 1800 और आज 6000, और ना गरीब किसान को फायदा हुआ, ना उस गरीब शख्स को जिसने रोटी खरीदनी थी उसको फायदा हुआ। और आने वाले साल में किसान गंदम कम काश्त करेगा। तो नहीं, मुझे आप ये कह रहे हैं कि एक आम इंसान को भी फायदा नहीं होगा और किसान को भी फायदा नहीं होगा, तो फिर ये पॉलिसी बनाने में फिर हुकूमत का क्या फायदा है? मैं तो भाई इमरान भाई हैरान हूं कि गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसी बनाती है, कभी कोई हमें पूछे, कोई हम उनको बताएं। उनके बैरोक्रेट्स जिसको ये नहीं पता कि गंदम उगती है या लगती है, वो हमारी पॉलिसी बनाते हैं। और कोई गवर्नमेंट में हमें कोई सुनने वाला नहीं। हम एहतजाज करते हैं तो हमें, आपको पता है पिछले साल गंदम पे एहतजाज किया, हमें गिरफ्तार कर लिया, जी। हर तरह से हमें रोका जाता है। हम पाकिस्तान का किसान वाद वो है कि जो मुल्क की सलामती का जामन है, दिन रात मेहनत करके वो ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा करता है। और आर्मी रेंजर्स एफसी में 70% हमारे पाक जवान जो है ना अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े और जानों के नजराने देते हैं। फिर भी जब उनकी लाश आती है तो किसान का बाप कहता है कि मेरे 10 मुल्क बेटे भी हों, इस मुल्क पर कुर्बान। हम इस मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा करते हैं। फोर्सेस में भी इस टाइम जो सिपाही रैंक के लोग हैं वो किसानों के बेटे ज्यादा हैं। तो हम इस मुल्क की सलामती के जामन हैं, लेकिन इस मुल्क को पता नहीं। मैं हैरान हूं। आपको पता है इस टाइम आलू आया है, अल्लाह गवाह है कि अपनी जमीन से निकाल नहीं सकते। जो पिछले साल 5000 की बोरी थी, आज 1200 की 2.5 मन की बोरी। इसी तरह प्याज पिछले साल हमने ज्यादा लगा लिया, वो खेतों में रुल गया। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे तो हम, जिस तरह हम चावल बार बेच के 5 लाख 5 अरब की हम कर रहे हैं, इसी तरह
कि आम भेज रहे हैं, किन्नू इस टाइम मार्केट हमारी नहीं हो सकी, बाहर की दुनिया में हम नहीं रसाई कर सके, तो उसका किन्नू नहीं बिक रहा। हमारे जो है सॉरी, ये जो हमारा और बड़ी फसलें, खासकर जो हमारा आलू है, इस टाइम जो आलू का किसान मुश्किलात में गुजर रहा है, आप तसव्वुर नहीं करते। मैं हैरान हूं कि हमारी 5वीं से 6ठी फसल आ गई है इस गवर्नमेंट के सेटअप से। खासकर सीएम पंजाब साहबा को पता नहीं किसानों से क्या एलर्जी हो गई है, वो हमें सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। खुद वादा करती है कि किसानों, फसल काश्त करो, मैं आपका हक दूंगी। अल्लाह गवाह है कि गांव जाएं, हमारी मुल्क का इकॉनमी 70% जो कहते हैं ज़राअत पर चलती है। अच्छा तो बाट जो साहब, हमारे वैसे छोटे तो शहर हैं उसमें तो हुकूमती इंडस्ट्री दावा तो है ही यही है नहीं कि है। जो गंदम पॉलिसी 2026 है ना, वो कह रहे हैं कि किसान का ये हक है जो कि हमने उनको दे दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेटेजिक ज़खायर का एक नया निज़ाम भी जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है, लेकिन गंदम ज़खायर बराह रास्त हुकूमत के बजाय स्टेक होल्डर से क्यों खरीदने के लिए प्लानिंग की जा रही है? मैं देखिए, गवर्नमेंट ने सूबाई गवर्नमेंट पंजाब ने 5 लाख मैट्रिक टन पास्को से खरीदी है और मेरे हिसाब से वो 4,000 रुपए मन खरीदी है। मैं कहता हूं कि इधर उधर से अब पागलों की तरह गवर्नमेंटें फिर रही हैं, कोई किधर से गंदम खरीद रही है, कोई किधर से खरीद रही है, और फिर ये वही मिडिल मैन हो जाएंगे जैसे आईपीपीज वाले हैं। ऐसे यही पिछले दिनों भी हमें जब ये प्राइवेट सेक्टर में आया तो ये बड़े बड़े नाम जो है यही आए थे कि हम गंदम खरीदेंगे गवर्नमेंट किसानों से और फिर गवर्नमेंट को देंगे। अल्लाह गवाह है कि वो ना मार्केट में पहुंच सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे, ना ही इतना सेटअप है। गवर्नमेंट का तो सेटअप है, उनके गोदाम बने हुए हैं, वो पूरा एक महकमा है। तो प्राइवेट सेक्टर उसको किस तरह खरीदेगा और किस तरह किसानों तक रसाई हासिल करेगा? तो मैं हैरान हूं कि ऐसी बात करते हैं जो पूरी हो नहीं सकती। पिछले 2 साल से पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम ना खरीदी, वो अगले साल सारे सूबों ने नहीं खरीदी। अब तीसरा साल आ गया है, गंदम कम काश्त है, फसलों के रेट नहीं है। अगर आप डीरेगुलेट करते हैं तो फिर आप ओपन मार्केट छोड़ दें, हम सिंध ले जाएं, केपी के ले जाएं, हम बलूचिस्तान ले आएं, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब बड़ा भाई भी है और हम सबसे ज्यादा पैदा भी करते हैं और हम गिला भी सुन रहे हैं कि जी सूबाबंदी हो गई है। जी। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से कहता हूं कि खुदा के वास्ते कुछ तो सोचे। अगर हमसे नहीं मिलना तो 4 किसान जो आपके एमपी एमएनए हैं उनको बुलाएं और उनको उन पे प्रेशर ना डालें, उनसे सुने। उनके एमपी एमएनए मिलती है कि यार आप एहतजाज करो, हम तो बात ही नहीं सीएम ठीक पंजाब है, साहब के सामने कर सकते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपका चीनी चौधरी का खालिद हुसैन बाट साहब, वक्त आपने दिया। और जैसे कि गंदम पॉलिसी 2026 की मंजूरी भी दे दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और उसके बाद जो है किसानों का यही कहना है, जैसे कि हमारे साथ भी चेयरमैन किसान इत्तेहाद मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वो इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे साथ बैठा जाए, हमारे मसाइल को सुना जाए, उसके बाद एक पॉलिसी बनाया जाए और वो पॉलिसी होगी जिसमें एक आम इंसान भी खुश होगा और किसान भी खुश होगा, हुकूमत के खिलाफ भी कोई बात नहीं करेगा। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।